हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनिष्क केमिस्ट्री क्लासेस। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। तो रदरफोर्ड ने किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, उसका क्या क्या एक्सपेरिमेंटल रहा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए समझते हैं। इट इज नाउन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। यह मॉडल अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पर यानी सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की थी, जिससे कि न्यूक्लियस की खोज की थी। प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम, इस मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम के नाम से भी जाना जाता है। तो जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, उसके लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट था, क्या क्या उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, वो क्या थी। थिन गोल्ड फॉइल, एक गोल्ड फॉइल थी जिसकी थिकनेस थी 0.004 सेंटीमीटर। ये बहुत ही थिकनेस बहुत कम थी। लेड चैम्बर लिया। लेड चैम्बर इसलिए लिया इन्होंने क्योंकि इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी लिया, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से लगातार कंटिन्यूसली अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलते रहते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही अत्यधिक हानिकारक होते हैं। इसलिए इन्होंने एक लेड चैम्बर लिया था। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, रेडियम और पोलेनियम। रेडियम इसलिए लिया गया क्योंकि रेडियम और पोलेनियम से सबसे अधिक अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं, इसलिए इन्होंने रेडियम और पोलेनियम लिया। जिंक सल्फाइड की स्किन ली, जिससे कि यदि जिंक सल्फाइड की स्किन से कोई भी पार्टिकल टकरा जाएगा तो वहां पर फ्लोरेसेंस हो, यानी एक तरीके की चमक उत्पन्न होगी। तो आइए समझते हैं रदरफोर्ड ने किस एक्सपेरिमेंट को कैसे कैसे किया था। तो ये था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक लेड बॉक्स लिया था, और इस लेड बॉक्स के अंदर एक सब्सटेंस रखा था। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, रेडियम और पोलेनियम, क्योंकि इनसे सबसे अधिक अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं। इसके लिए इन्होंने एक ये स्लिट ली थी, स्लिट, और ये एक गोल्ड फॉइल थी जिसकी थिकनेस कितनी थी 0.004 सेंटीमीटर, और ये एक स्क्रीन थी जेड-एन-एस की कोटिंग द्वारा। तो ये जेड-एन-एस की कोटिंग इसलिए की क्योंकि ये पार्टिकल जब इस पर टकराएंगे तो यहाँ पर एक तरह की फ्लोरेसेंस क्रिएट होगी, यानी एक तरह की चमक उत्पन्न होगी। तो क्या हुआ, जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ से गए और थिन गोल्ड फॉइल से पास हुए, तो कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो सीधी डायरेक्शन में गए, स्ट्रेट लाइन में गए। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ ऑन दियर पाथ पर बैक हो गए, अपने ही पाथ पर बैक हो गए। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने एटम के बारे में क्या क्या है थीसिस दी, क्या क्या संकल्पना की, उसके बारे में समझते हैं। तो आइए समझते हैं रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के क्या क्या ऑब्जर्वेशन और क्या क्या कंक्लूजन निकाले, उसके बारे में समझते हैं। तो ये उन्होंने एक माना कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, और उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, और ये अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड किए थे उसका ये डायग्राम है। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए थे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था उनका कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल 90% ट्रेवल इन ऑन स्ट्रेट पाथ, यानी 90% पार्टिकल ऐसे थे जो उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की थी, उसमें 90% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो स्ट्रेट पाथ पर गए, सीधी रेखा में गए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो किसी भी एटम का न्यूक्लियस का जो इंटरनल भाग है, अंदर का जो भाग है, वो क्या है, स्पेस है, उसमें वो होलो है, वो खाली है अंदर से, क्योंकि अगर कुछ होता तो वो डिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसलिए 90% पार्टिकल सीधे गए। तो इससे क्या पता चला कि अंदर का जो भाग है वो खाली है। सेकंड है, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड ए वेरी स्मॉल एंगल। बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे जो अपने पास से डिफ्लेक्ट हुए, यानी अपने रास्ते से कुछ मुड़ गए, बेंड हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड लार्ज एंगल ग्रेटर देन 90। बहुत कम पार्टिकल ऐसे भी थे जो डिफ्लेक्ट तो हुए, बट वो उनका एंगल क्या था, 90 से भी ज्यादा था। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट है जो कि इन्हें डिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो पार्ट कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा।
क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव चार्ज जो डिफ्लेक्ट होगा वो किससे होगा, पॉजिटिव चार्ज से होगा। तो इससे ये कंक्लूजन निकल कर आया कि जो न्यूक्लियस है वो कैसा चार्ज होगा, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज में आपस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, इसलिए इससे ये कंक्लूजन निकला। थर्ड पॉइंट ऐसा है, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल अबाउट 1 आउट ऑफ 8000, यानी 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा था रिटर्न ऑन दियर ओरिजिनल पाथ, जो कि सेम पाथ पर गया और सेम पाथ पर ही वापिस आ गया, रिटर्न 180 डिग्री के एंगल पर ये बैक हो गया। तो इससे क्या पता चला कि एटम के अंदर कोई ना कोई ऐसा पार्ट है जिससे कि टकराकर वापस आया, और उस पार्ट से, जिस पार्ट से ये टकराकर आया, उस पार्ट को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस, जो कि कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और इस पॉजिटिव चार्ज का पता चला इन अल्फा पार्टिकल के डिफ्लेक्ट होने से। ये बहुत ही स्मॉल साइज का है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है, तो जो छोटा पार्टिकल टकराकर आ रहा है, इससे क्या पता चला कि न्यूक्लियस का साइज भी बहुत कम है। ये उन्होंने कैलकुलेशन निकाले, और आइए अब डिस्कस करते हैं उनकी एटॉमिक मॉडल के बारे में क्या क्या था। तो आइए रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट द्वारा रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में समझते हैं। उन्होंने एटम के बारे में क्या क्या संकल्पनाएं की और क्या क्या बातें बताई। एटम इज एन स्मॉल स्फेरिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, मेजर पार्ट इज होलो। उन्होंने बताया जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल का मतलब गोलाकार होता है, और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। वो कैसे भी होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और उसके अंदर का जो मेजर पार्ट होता है वो होलो होता है। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की थी, तो 90% पार्टिकल कैसे थे, गए थे स्ट्रेट लाइन में, इसलिए उन्होंने ये कंक्लूजन दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एवरी एटम हैव डेंस हैवी पॉजिटिव चार्ज सेंटर विच इज नाउन एज न्यूक्लियस। उन्होंने बताया कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो एक डेंस भाग होता है, सघन भाग होता है, जहां पर वो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह फिक्स होता है, और जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने बताया कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम इज न्यूट्रल। उन्होंने बताया कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है, और इसी से क्या पता चला कि ये एटम जो होता है, एटम पर कंप्लीट चार्ज जीरो होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पर कैसा होता है, पॉजिटिव। और जब इनका नंबर इक्वल हुआ तो इनका चार्ज तो इक्वल होगा, लेकिन कैसा होगा, अपोजिट होगा। लेकिन अगर हम टोटल नेट चार्ज निकाले तो वो क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है टू कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ एटम। जो एटम का साइज होता है उसकी साइज की कंपेयर में न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है। तो आइए समझते हैं इसके मेन पॉइंट के बारे में, क्या क्या मेन पॉइंट बताए थे रदरफोर्ड ने, क्या क्या पॉइंट बनाए थे, देखिए समझते हैं। तो आइए समझते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। उनके एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट क्या थे, मुख्य बातें क्या बताई उन्होंने बताया कि एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उन्होंने बताया द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना बताया, 1 × 10⁻⁻15, और ये किसके इक्वल होता है, 1 फर्मी के, इसी के बोलते हैं 1 फर्मी। और उन्होंने बताया, जो कि इसमें फिगर में शो किया गया है, उन्होंने बताया था रेडियस ऑफ एटम कितनी थी, 10⁻⁻10 मीटर, और इसे हम 1 एंगस्ट्रॉम द्वारा भी शो कर सकते हैं। तो जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो एटम की न्यूक्लियस की कंपेयर में बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ये रेशियो निकाला है। किसका रेशियो निकाला है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस स्मॉल r द्वारा शो की गई है, और एटम की जो रेडियस है हमने कैपिटल R द्वारा शो की गई है, ठीक है। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ एटम, तो क्या हुआ देखो, 10⁻⁻15 अपॉन 10⁻⁻10, ये -10 पावर ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ऐड होगी तो कितनी होगी, 10⁻⁻5 मीटर। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, 10⁻⁻15 -5
तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यानी किसी भी एटम की जो न्यूक्लियस होता है वो 10⁻⁻5 टाइम्स होता है रेडियस ऑफ एटम के। यानी किसी भी एटम का जो नाभिक होता है वो एटम के साइज का 10⁻⁻5 टाइम होता है। तो इसी वैल्यू के आधार पर लेते हुए अब हम रेशियो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो आइए समझते हैं इन वैल्यूज के आधार पर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो कि स्मॉल v द्वारा शो किया है, वॉल्यूम ऑफ एटम कैपिटल V द्वारा शो किया है। तो देखो न्यूक्लियस भी स्फेरिकल है और एटम भी स्फेरिकल है। तो स्फेयर का क्या वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r की क्यूब अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R की क्यूब। ये स्मॉल r जो है ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, कैपिटल R जो है ये रेडियस ऑफ एटम है। तो 10⁻⁴ 3 से 4/3 से पाई कैंसिल हो गया, 10⁻⁻15 की पावर 3 अपॉन 10⁻⁻10 की होल पावर 3। जब इसे सोल्व करेंगे हम तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ एटम की। और रदरफोर्ड ने बताया जो डेंसिटी ऑफ एटम होता है क्या होता है 1 × 10⁻12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर की पावर 3। तो ये तो थी एडवांटेज ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो समझते हैं कि डिसएडवांटेज क्या क्या थी, इस मॉडल की फेलियर क्या क्या थी। तो इस मॉडल की फेलियर ये थी कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये नहीं बता पाया कि एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और ये भी नहीं बता पाए कि जो इलेक्ट्रॉन जो मोशन करते हैं वो किस कक्षा में करते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में नहीं बता पाए। जो मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी, मैक्सवेल ने थ्योरी में बताया था कि यदि किसी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड कोई नेगेटिव पार्ट मोशन करे तो वो मोशन करते हुए अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, अपनी एनर्जी का लॉस करेगा, घटाएगा, और उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पॉजिटिव चार्ज में गिर जाएगा, जिससे कि उसका नष्ट हो जाएगा, वो डिसे हो जाएगा। तो जबकि एटम में ऐसा होता नहीं। एटम में क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक अपनी निश्चित कक्षा में क्या करता है मोशन करता है। तो रदरफोर्ड इस मॉडल में ये बात नहीं समझा पाए, ये इसलिए ये मॉडल यहाँ पर फेल हुआ, और रदरफोर्ड मॉडल यहाँ पर भी फेल हुआ। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइनें बनती हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उसकी फेलियर के बारे में बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।